हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन अवधारणा का अर्थ स्पष्ट करना बड़ा कठिन है। रिचर्ड कॉवडेन के शब्दों में, शक्ति संतुलन एक विचित्र उलझन भरा शब्द है जो केवल भ्रमात्मक मिथ्या सत्य ही नहीं वरन ऐसा अव्यक्त व्यवस्था का परिचालक है जिसकी कभी स्थापना नहीं की जा सकती। क्लाउड ने इसकी परिभाषा दी है शक्ति संतुलन की। शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार यह एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति व नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में रहती है। कैसलर के अनुसार शक्ति संतुलन की परिभाषा, राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी उचित साम्यावस्था बनाए रखना जिससे उनमें से कोई इतना ताकतवर न हो सके कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर ला सके। उसके बाद हो गया फैन लॉ के अनुसार, शक्ति संतुलन का एक अत्यंत स्पष्ट सिद्धांत है कि अपने पड़ोसी राष्ट्र को इतना शक्तिशाली कभी न बनने दो कि वह भय का कारण बन जाए। उपरोक्त परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक स्थिति, एक प्रक्रिया, एक नीति और व्यवस्था के रूप में चित्रित किया जा सकता है। हो गया शक्ति संतुलन क्या है? विशिष्ट स्थिति का घोतक है। शक्ति संतुलन एक ऐसी स्थिति का घोतक है जिसमें शक्ति संबंध लगभग बराबरी के आधार पर होता है। शक्ति संतुलन का अर्थ है शक्ति का समान वितरण। शक्ति संतुलन शब्द हमारे सामने उस तुला का चित्र प्रस्तुत करता है जिसके दोनों पलड़े एक अवलंब से लटके हुए हों और जिनमें बराबर बांट रखे हुए हों। अर्नेस्ट हॉस ने शक्ति संतुलन अवधारणा के 8 अर्थ बताए हैं जो इस प्रकार हैं। अर्नेस्ट हॉस थे, उन्होंने शक्ति संतुलन के अवधारणा है उसके 8 अर्थ बताए हैं। फर्स्ट हो गया शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति का वितरण। सामान्य अर्थ में शक्ति संतुलन का अर्थ है शक्ति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जब कोई राजनीतिक यह कहता है कि शक्ति परिवर्तन हो गया है तो उसका तात्पर्य होता है कि उसका विरोधी पहले की तुलना में उससे अधिक शक्तिशाली हो गया है। दूसरा हो गया शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की साम्यावस्था। शक्ति संतुलन से अभिप्राय होता है दो प्रतियोगी राष्ट्रों, गुटों, राष्ट्रों के समूह अथवा प्रतिस्पर्धा दलों में शक्ति की तुल्यभारिता या समानता। तीसरा हो गया शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की प्रबलता। शक्ति संतुलन से अभिप्राय होता है शक्ति की प्रबलता। संतुलन शक्ति के वितरण का वह यंत्र है जिसमें प्रत्येक राज्य और उसके मित्र राज्य शक्ति की अधिकता हासिल करना चाहते हैं। चौथा है शक्ति संतुलन से अभिप्राय स्थिरता तथा शांति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और स्थिरता लाने वाला सिद्धांत संतुलन का सिद्धांत है। संतुलन यथास्थिति की नीति का समर्थन करता है और यथास्थिति से स्थिरता आती है। शक्ति संतुलन से आक्रमण रोकने में मदद मिलने की बात कही जाती है और इसका पक्षपोषण इस आधार पर किया जाता है कि इसमें शक्ति लाने की क्षमता है। शक्ति संतुलन से अभिप्राय अस्थिरता तथा युद्ध। शक्ति संतुलन से अस्थिरता तथा युद्ध की स्थिति का निर्माण होता है। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का कारण यह था कि जर्मनी को यह गलतफहमी थी कि उसकी शक्ति उसके विरोधियों की शक्ति को संतुलित कर सकती है। शक्ति के संतुलन से भय और अविश्वास बढ़ता है जिसका परिणाम युद्ध होता है। शक्ति संतुलन से अभिप्राय शक्ति की राजनीति। शक्ति संतुलन के लिए संघर्ष वस्तुतः शक्ति का संघर्ष है। शक्ति संतुलन और शक्ति संघर्ष पर्यायवाची है। शक्ति संतुलन एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में, संतुलन एक सार्वभौमिक नियम है जहां राष्ट्र राज्य व्यवस्था
होगी वहाँ किसी न किसी प्रकार का संतुलन अवश्य रहेगा, चाहे यूनान के नगर राज्य हों या इटली के राज्य अथवा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सेकंड के बाद की विश्व राजनीति। संतुलन के नियम को अवश्य ध्यान में रखा जाता है। 8वां हो गया शक्ति संतुलन एक व्यवस्था के रूप में तथा नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक। संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक व्यवस्था या तंत्र के रूप में देखा जाता है। इस अर्थ में शक्ति संतुलन एक बहुराज्य विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कार्य करने की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था का वाचक होता है। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति कारक के महत्व को प्रतिपादित करता है। विदेश नीति के निर्माण में शक्ति संतुलन को ध्यान में रखे जाने पर जोर देता है। अब हो गया शक्ति संतुलन की विशेषताएं। पामर एवं पार्किंस ने शक्ति संतुलन के सिद्धांत की 7 विशेषताओं का उल्लेख किया है। फर्स्ट विशेषता है शक्ति संतुलन से अभिप्राय है तुल्यभारिता, परंतु इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि शक्ति इतना अस्थिर तत्व है कि शक्ति संबंध सदैव परिवर्तित और चलायमान होते हैं। इतिहास में तो सबसे स्थायी रूप से कार्य करने वाला तत्व असंतुलन है। दूसरा हो गया शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्यों को सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता है। तीसरा है शक्ति संतुलन की नीति यथा पूर्व स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखने की नीति है, किंतु जो नीतियां यथा पूर्व स्थिति के पक्ष में होती हैं और नए परिवर्तनों को स्वीकार करने की विरोधी होती है वे प्रायः असफल होती हैं। शक्ति संतुलन की नीति तभी सफल हो सकती है जब वह केवल प्रतिगामी नीति न होकर गतिशील और अनिवार्य परिवर्तनों को स्वीकार करने की क्षमता रखती हो। यह कहना अत्यंत कठिन है कि पूर्ण शक्ति संतुलन स्थापित हो गया है, क्योंकि शक्ति तत्व को मापना और स्थिर कर सकना असंभव है। तो शक्ति गुटों की स्थिति बराबर है अथवा नहीं, इसका परीक्षण तो केवल एक स्थिति में किया जा सकता है, वह है युद्ध। जिस शक्ति संतुलन की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध की समाप्ति पर उसकी स्थापना कर पाने का कोई प्रश्न नहीं रहता। युद्ध की समाप्ति के बाद एकदम नया शक्ति संतुलन स्थापित हो जाता है। पुराने शक्तिशाली देश शक्तिहीन हो जाते हैं और नए देश युद्ध में शक्तिशाली होकर उभरते हैं। 5वां हो गया इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखता है और राजनीतिक व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव दृष्टि से देखता है। 6वां हो गया शक्ति संतुलन किसी विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक लक्षण नहीं है। लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारवादी दोनों प्रकार के राज्य इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक साधारणतः अपनी उदारवादी नीतियों के कारण शक्ति संतुलन स्थापित करने में विशेष उत्सुक नहीं होते और सर्वाधिकारवादी देश शक्ति संतुलन के हामी इसलिए नहीं बढ़ते शक्ति संतुलन के हामी इसलिए नहीं होते कि उनका लक्ष्य केवल अपना प्रसार करके एक ही साम्राज्य का निर्माण करना होता है। 7वां हो गया शक्ति संतुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्र खिलाड़ी होते हैं, छोटे राष्ट्र तो इसका शिकार बनते हैं अथवा दर्शक के रूप में रहते हैं। शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन क्षतिपूर्ति कॉम्पनसेशन। क्षतिपूर्ति या मुआवजे की नीति से अभिप्राय है कि एक राज्य को उतना दो जितना उससे लिया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय तुल्यभारिता बनी रहे। युद्धों के पश्चात शांति संधियों में इसी आधार पर राज्यों के क्षेत्रों में प्रदेशों का आदान प्रदान होता है और सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है कि राज्यों की तुलनात्मक शक्ति यथापूर्ण बनी रही। सन 1713 की यूट्रेक्ट संधि द्वारा प्रथम स्पेन द्वारा अधिकृत भूमि को बांटकर शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई। इतिहास में पोलैंड का 3 बार विभाजन किया गया, सन 1772, 1793 व
1795 में। तीनों बार उसका बंटवारा इस प्रकार किया गया कि संतुलन कायम रहे। दूसरा हो गया हस्तक्षेप, इंटरवेंशन। कभी कभी शक्तिशाली राज्य संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। एक देश सशक्तिकरण, औद्योगिकरण एवं उत्पादन बढ़ाकर शांतिप्रिय राज्य के स्थान पर आक्रामक राज्य बन सकता है, जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में अन्य राज्य या तो मूक दर्शक बना रह सकता है अथवा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा हो गया मध्यवर्ती राज्य, बफर स्टेट। शक्ति संतुलन स्थापित करने का तीसरा तरीका है मध्यवर्ती राज्य। एक ऐसा तटस्थ बफर राज्य स्थापित किया जाए जो दुर्बल हो और दो बड़े गैर मित्र देशों के बीच स्थित हो। ऐसे मध्यवर्ती राज्य का काम है दोनों बड़े अमित्र राष्ट्रों को अलग रखकर उनमें युद्ध छिड़ने की गुंजाइश कम करना। चौथा हो गया शस्त्रीकरण। मार्गन्थाव के अनुसार जिन प्रधान साधनों द्वारा एक राष्ट्र अपनी शक्ति संतुलन रखने अथवा उसको पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करता है, अस्त्र शस्त्र हैं। जब कोई राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाता है तब इसके प्रतियोगी राज्य भी इसकी बराबरी में आने के लिए शस्त्रास्त्रों की प्रतिस्पर्धा में पड़ जाते हैं। शस्त्रीकरण की यह होड़ यद्यपि संतुलन के लिए होती है, तथापि इस कारण गतिशील शक्ति संतुलन की स्थिति का निर्माण होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसए और यूएसएसआर में शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा कुछ ऐसी ही थी। विभाजन और शासन। शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए शत्रु पक्ष के साथी राष्ट्र में फूट डालने का भी प्रयत्न करते हैं, जिससे उसके शत्रु आपस में न मिल सकें, उनमें फूट रहे और वे कमजोर बने रहें। विभाजन करें और शासन करो नीति का प्रयोग उन राष्ट्रों द्वारा हुआ जिन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धियों को विभाजित करके अथवा उन्हें विभाजित रखकर निर्बल बनाए रखने का प्रयत्न किया। फ्रांस की नीति, जर्मनी तथा शेष यूरोप के साथ सोवियत संघ की नीति। आधुनिक समय में इस प्रकार की सबसे अधिक संगत एवं महत्वपूर्ण नीतियां हैं ये। मैत्री संधियां, अलायंस एंड काउंटर अलायंस। सशस्त्र और मैत्री संधियां शक्ति संतुलन स्थापित करने का मुख्य आधार रही हैं। पामर और पार्किंस के अनुसार यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राज्यों की प्रत्येक संधि का संबंध शक्ति संतुलन से रहता है, चाहे उसका विस्तार क्षेत्रीय हो या विश्वव्यापी। अब हो गया शक्ति संतुलन के लाभ। छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा। इससे क्या होता है? छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा होती है शक्ति संतुलन से। शक्ति संतुलन से छोटे राज्यों की स्वाधीनता बनी रहती है। यदि सभी राष्ट्र समान रूप से शक्तिशाली होंगे तो किसी भी राष्ट्र को प्रबल शक्ति होने का अवसर नहीं मिलेगा। प्रथम शक्ति वाला राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी और आक्रमणकारी बन सकता है, अथवा शक्ति के समान वितरण से छोटे राज्यों की स्वाधीनता को कोई खतरा नहीं रहेगा। दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषक। ऐसी भी मानता है कि शक्ति संतुलन में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहती है। यदि विभिन्न राष्ट्रों या राष्ट्र समूहों में शक्ति का समान वितरण हो तो कोई भी एक राष्ट्र या राष्ट्र समूह आक्रमणकारी बनने का साहस नहीं करेगा। संतुलन को कायम रखने के लिए आक्रमण को रोकना निसंदेह शांति को कायम रखना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को कायम रखना है। शक्ति संतुलन का एक लाभ भी यह है कि इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व बना रहता है। ओपन हीम इसी दृष्टिकोण को मानते हुए कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व के लिए शक्ति संतुलन एक अनिवार्य अवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति का संतुलन हो और अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों की सहमति द्वारा मान्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने वाली कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, अथवा शक्ति संतुलन द्वारा ही किसी राष्ट्र को सर्वशक्तिमान होने से रोका जा सकता है, अथवा शक्ति पर ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्रियान्वयन व संचालन आधारित है। परंतु वर्तमान में
विचारकों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून व उसका क्रियान्वयन शक्ति संतुलन व्यवस्था पर आधारित न होकर अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विश्व लोकमत, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता तथा सामूहिक सुरक्षा आदि पर निर्भर होना चाहिए। शक्ति संतुलन की आलोचना। फर्स्ट हो गया, इसकी आलोचना क्या है? शक्ति संतुलन की राज्य को शक्ति संचय के लिए प्रेरित करता है। ये शक्ति संघर्ष में क्रियात्मक ढंग से संलग्न सभी राष्ट्रों को चाहिए कि वास्तव में उनका शक्ति का संतुलन न हो, वरन अपने लिए शक्ति की उत्कृष्टता हो। इसलिए सभी राष्ट्रों को मौजूदा परिस्थितियों में अधिक से अधिक शक्ति की खोज करनी चाहिए। राष्ट्रों के शक्ति संघर्ष की दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र में शक्ति अर्जित करने की असीमित आकांक्षा विद्यमान रहती है। शक्ति संतुलन में यह आकांक्षा अपने को क्रियान्वित रूप देने की प्रेरणा रखती है। दूसरा हो गया, शक्ति संतुलन शक्ति का आदर्श वितरण नहीं है। शक्ति संतुलन का अर्थ है शक्ति का आदर्श वितरण, साम्यावस्था। पर जब हम यह कहते हैं कि अमुक राज्य के हाथ में शक्ति का संतुलन है, तब आमतौर से हमारा आशय होता है कि उनके पास शक्ति की अधिकता है। तीसरा हो गया, शक्ति संतुलन युद्धों का कारण है। शक्ति संतुलन की स्थितियों में एक यथापूर्व स्थिति वाले राज्य अथवा उसके संश्रय तथा एक साम्राज्यवादी शक्ति अथवा उनके समूह के विरोध में युद्ध होने की संभावना रहती है। चार्ल्स पंचम से हिटलर के बहुत से उदाहरण हैं। शक्ति संतुलन वास्तव में युद्धों का कारण बने। कल का यथापूर्ण स्थिति का समर्थक राष्ट्रीय विजय द्वारा आज के साम्राज्यवादी राज्य में परिणित हो जाता है। चौथा हो गया, शांति का संरक्षण शक्ति के असंतुलन से होता है। आर्गेन्स्की का विचार है कि एक पक्ष के पास शक्ति की विपुलता होने की स्थिति में कमजोर पक्ष विपुल शक्ति के आगे समर्पण कर देता है। इस प्रकार शांति का संरक्षण शक्ति के असंतुलन से होता है, न कि शक्ति के संतुलन से। बराबर शक्ति होना दोनों पक्षों का संघर्ष आरंभ करने का प्रलोभन बना रहेगा। जब धुरी राष्ट्रों की शक्ति यूरोपीय मित्र राष्ट्रों की शक्ति के बराबर में आ गई तो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। इसलिए शांति और शक्ति संतुलन का संबंध उससे ठीक उल्टा मालूम होता है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र राज्य प्रणाली पर आधारित रहेगी, शक्ति संतुलन उसका अनिवार्य तत्व रहेगा, भले ही सैद्धांतिक रूप से उसमें कितनी ही कमियां क्यों न रह जाएं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया शक्ति संतुलन के बारे में। शक्ति संतुलन का अर्थ, शक्ति संतुलन की विशेषताएं, शक्ति संतुलन के लाभ और उसकी आलोचनाएं क्या हैं, उसके बारे में हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।